हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के एमसीक्यूज़। 20 एमसीक्यूज़ हम आज डिस्कस करेंगे जो रहेंगे हमारे टर्म 2 के सिलेबस से। तो जैसे कि हमें पता है कि टर्म 1 में हमारे 20 एमसीक्यूज़ आए थे, उसी तरह का पैटर्न रहेगा हमारा टर्म 2 में। तो ये क्वेश्चंस हमारी जो प्रिपरेशन है उसकी इवैल्यूएशन के लिए बहुत जो है वो आपकी सहायता करेंगे। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। और इसमें ये रहेगा कि मैं इसके आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ताकि आप खुद जो है वो खुद अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको इवेलुएट कर सके। और आप मेरे को कमेंट करके ये भी बताओगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए या आपको आते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, उसको हम दोबारा आंसर की अपलोड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, ठीक है। तो इस तत्व के प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आपके ऑप्शन है SO, SD, ऑप्शन सी Na और ऑप्शन डी Na, ठीक है। तो इसमें से जो तत्व सोडियम का जो प्रतीक है वो आपने मेरे को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट विल बी द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ Na2S2O3.5S2O? Na2S2O3.5S2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो ये हमें जो है वो डिटेल में हमने डिस्कस करा था कि कैसे हम जो है वो मोलिकुलर मास निकालते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक एक जो आपको एटम दिया होगा उसका जो है वो आप क्या लेंगे, उसका मास लेंगे और उनको सबको लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 250 AMU, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 248 AMU या ऑप्शन डी 248 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले आप दो डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हो। कहाँ से? कि जो मोलिकुलर मास की जो SI यूनिट होता है वो कौन सी लगती है वो आपको पता है, तो सिर्फ दो ऑप्शन में से आपने चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट? एवोगैड्रो जो नियतांक का मान कितना होता है? ये ऑप्शंस आर 6.0 इंटू 10⁻²4, ऑप्शन बी 6.01 इंटू 10⁻²22, ऑप्शन सी 6.022 इंटू 10⁻23 या ऑप्शन डी 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसमें से आपने बताना है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ व्हाट? जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उससे किसकी खोज जो है वो हुई थी या वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया था, तो उसमें जो है वो किसके लिए किया था? वो जो एटम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था उसमें जो है वो कैसा एक जो है वो एटम दिखता है, उसमें उन्होंने ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें किसकी खोज हुई थी? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस इन द एटम परमाणु केंद्रक, या ऑप्शन डी एटॉमिक मास परमाणु भार, ठीक है। ये आपने मेरे को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम? आपने इसमें मेरे को बताना है कि जो मैग्नीशियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का सही वितरण क्या होगा। ऑप्शन है आपके 3, 8, 1, ऑप्शन बी 2, 8, 2, ऑप्शन सी 1, 8, 3, ऑप्शन डी 8, 2, 2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है, ठीक है, वो क्या है, इसका नंबर कितना रहता है? 12। तो उन 12 जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्योंकि हमें पता है जितनी एक परमाणु संख्या है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उतने ही उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है वो किया जा सकता है मैग्नीशियम में, वो इन 4 ऑप्शनों में जो सही है वो आपने मेरे को बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय हुम? जो परमाणु का सर्वप्रथम मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो 3 मॉडल हमने डिटेल में डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 4 में। तो पहला कौन सा था जो पहली जो वो दिया गया था मॉडल किसके लिए? परमाणु के लिए। तो आपके ऑप्शन है नील्स बोहर, ऑप्शन बी ईगोल्स्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो इसमें से आपने मेरे को बताना है कि पहला जो परमाणु का मॉडल था वो किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? कि निम्न में से कौन सा रेडियो समस्थानिक रक्त
कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किस आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉस्फोरस 32, ऑप्शन बी आयोडीन 131, ऑप्शन सी कोबाल्ट 60 या ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपने इसमें मेरे को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिमिलैरिटी अमंग आइसोबार्स? समभारिक में क्या समानताएं पाई जाती है? ठीक है, तो हमने आइसोटोप और आइसोबार जो समस्थानिक है उस समभारिक को डिटेल में पढ़ा था। अब इसमें मेरे को आपने बताना है कि समभारिक में क्या समानताएं होती है। आपके ऑप्शन है, प्रोटॉन आर सेम, प्रोटॉन समान होते हैं, ऑप्शन बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, न्यूट्रॉन आर सेम, न्यूट्रॉन समान होते हैं, या डी सेम नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपको राइट लगेगा वो आपने इसमें चूज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें, बोलता इफ यू लाइव इन अ ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस इट इज पॉसिबल दैट यू मे सफर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? अगर आप एक जरूरत से ज़्यादा भरे हुए और ऐसे घर में रहते हो जहां हवा आने जाने का पर्याप्त माध्यम ना हो, तो इसमें से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी एयरबोर्न डिजीज हवा जनित बीमारियां, या ऑप्शन डी कोलेरा जो वो हैजा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया इसको एक बार फिर से जो वो देख लेते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे रह रहा है जो ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, और वहाँ पे जो उसका घर है वहाँ पे वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति की कौन सी बीमारी हो सकती है? इसमें सही आंसर आपने चूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वायरसेस विच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू विच मीडियम? हेपेटाइटिस का विषाणु किस माध्यम से फैलता है? ठीक है, जो हेपेटाइटिस का विषाणु होता है वो कौन से माध्यम से जो है वो फैलता है? आपके ऑप्शन है, एयर हवा, ऑप्शन बी वाटर पानी, ऑप्शन सी फूड खाना, और ऑप्शन डी पर्सनल कांटेक्ट पर्सनल मेलजोल से या परस्पर मेलजोल से। इन चार ऑप्शन में से आपने जो आपको सही लगेगा वो आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें हम, व्हाट आर वेक्टर्स? रोग वाहक क्या होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है, एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स, जानवर जो संक्रामक रोगाणु को ले जाते हैं। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज मैनी डिजीज, सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं। ऑप्शन सी इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रमित व्यक्ति, या डिजीज्ड प्लांट, बीमार पौधे। इसमें से आपने मेरे को बताना है कि रोग वाहक क्या होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ बट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? बोलता है यदि पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण ना होता तो पृथ्वी के तापमान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपके जो ऑप्शन है वो रहेंगे, ऑप्शन ए इंक्रीज बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी गो ऑन डिक्रीजिंग घटता जाएगा, और ऑप्शन सी रहेगा आपका इंक्रीज ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट, दिन में बढ़ेगा रात को क्या हो जाएगा? घटेगा। और ऑप्शन डी रहेगा वी अनअफेक्टेड, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके तापमान पर जो टेम्परेचर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसमें जो सही लगेगा आपको वो आपने मेरे को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, which are the two form of oxygen found mostly in the atmosphere? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या बताता है कि वातावरण में ऑक्सीजन के कौन से 2 मुख्य प्रारूप पाए जाते हैं? तो आपने इसका आंसर जो है वो मेरे को बताना है कि क्या रहेगा। इसके ऑप्शन है आपके, पहला है वाटर एंड ओजोन, पानी और ओजोन। दूसरा वाटर एंड ऑक्सीजन, पानी और ऑक्सीजन। तीसरा है आपका ओजोन एंड ऑक्सीजन, और चौथा रहेगा आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो ऑक्सीजन है 2 रूपों में जो पाई जाती है, उसके जो यहाँ पे आपको सही लगेगा वो आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज एफ, इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर halved without changing the distance between them then the gravitational force will become what? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पहले समझो कि बोलता किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है? मान लो F है। यदि उन 2 वस्तुओं का द्रव्यमान घटाकर आधा करके
कर दें और बिना उसकी दूरी को बदले तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो अब वो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना रहेगा, वो F ही है। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं, उसका जो द्रव्यमान है उसको घटा के आधा कर दे रहे हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए F/4, ठीक है, वो 4 पार्ट हो जाएगा, F/2 आधा हो जाएगा, या वो सेम रहेगा F, या ऑप्शन डी 2F, या वो डबल हो जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने मेरे को बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी g इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। g का मान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अब वो इसको मेरे को बताओगे कि g का मान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा। ऑप्शन है आपके, डिपेंड अपॉन मास ऑफ अर्थ ओनली, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। या ऑप्शन सी, डिपेंड ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों पे ये निर्भर करता है। या इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर जो वो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपने मेरे को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, When a body fall freely toward the earth, then what happen to its total energy? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, जमीन पर गिर रही है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें जो है वो क्या चेंज आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इंक्रीजेस, बढ़ जाती है उसकी ऊर्जा, या ऑप्शन बी डिक्रीजेस, घट जाती है, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहती है, ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, पहले बढ़ती है फिर घटती है। वो इसका जो राइट आंसर है वो आपने मेरे को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, What will be the angle between force and displacement in case of negative work? ऋणात्मक कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है 100%। ठीक है, तो जब एक ऋणात्मक नेगेटिव जो वो कार्य हो रहा हो, तो जो हमारा बल है और जो विस्थापन है उसके बीच की जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा। ऑप्शन है आपके 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोसेस विच एनर्जी। जब बांध में पानी जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन ए नो एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये पेपर में आएगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आने के 100% चांसेस है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अगर हम जाएं, तो इफ स्पीड ऑफ अ कार बिकम 2 टाइम्स व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। यदि एक कार की गति 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इट बिकम 4 टाइम, ये 4 गुना हो जाएगी, 8 टाइम्स 8 गुना हो जाएगी, 16 टाइम्स 16 गुना हो जाएगी, या 12 टाइम्स 12 गुना हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शुड बिगन। कि भूकंप के झटके मुख्यतः झटके से पहले ये किस तरह की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। मतलब क्या है कि जब हमारा अर्थक्वेक जो है वो भूकंप आता है तो उसके आने से पहले कुछ ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, वो किस प्रकार की होती हैं। आपके ऑप्शन हैं, अल्ट्रासाउंड पराध्वनि तरंगे, इंफ्रासाउंड अवश्रव्य तरंगे, ऑडिबल साउंड श्रव्य तरंगे, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए, तो इनमें से जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आपको MCQs टर्म 2 में बनेंगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को देखना है और इसमें से आपने देखना है कि इन 20 में से आप कितने इस टाइम जो है वो कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आएगा वो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। थैंक यू।